हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आज आपके सामने यूपीपीसीएल TG2 का प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर फिर से सामने प्रस्तुत हो गया हूं। दोस्तों, आज हम लोग 20 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। लाइक करने से दोस्तों हौसला अफजाई होता है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में जो भी इनकमिंग एग्ज़ाम है टेक्निकल के, वो सभी का मैं प्रीवियस ईयर पेपर और टॉपिक वाइज थ्योरी सॉल्व कराऊंगा। आइए दोस्तों, समय को बगैर वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, कह रहा है यदि पश्च अंतराल YB और अग्र अंतराल YF हो तो लैप और तरंग कुंडली के लिए कुल कुंडली अंतराल क्रमशः क्या होगा। क्या बताना हमें, यह है हमारा पश्च अंतराल और यह है अग्र अंतराल। इसके लिए सिंबल दिया है। पहले किसके लिए बताना है, लैप के लिए। लैप के लिए क्या बताना है, कुल कुंडली का अंतराल कितना होता है। तो लैप के लिए क्या हो जाएगा, बैक पीस माइनस फ्रंट पीस। और लैप के लिए हो गया। वेव बाइंडिंग के लिए क्या हो जाएगा, बैक पीस प्लस फ्रंट पीस, ये हो जाएगा। देखिए किसी ऑप्शन में ये मैच कर रहा है आपका, आप कहेंगे हाँ सर, पहले वाले ऑप्शन में ये चीज़ें मिल गई हैं। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, पहला हो जाएगा राइट। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। एक और बात ध्यान रखिएगा, जो लैप बाइंडिंग होती है लिखते कैसे हैं, LAP। इसमें नंबर ऑफ जो पैरेलल पाथ है पूछा जाता है, नंबर ऑफ पोल के होते हैं। और जो वेव बाइंडिंग होती है उसमें जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं ऑलवेज 2 हों। मैटर नहीं करता कि कितने नंबर ऑफ पोल हैं, पोल की संख्या पर ये मैटर ही नहीं करता है कि कितने पोल हैं, ऑलवेज होगी 2। और एक बात और ध्यान रखिएगा, स्टार करके लिख लीजिएगा कि जो लैप बाइंडिंग को हाई करंट लो वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता है और वेव बाइंडिंग को लो करंट हाई वोल्टेज। एक चीज़ से ध्यान रखिएगा, लैप बाइंडिंग को क्या करते हैं, हाई करंट के लिए यूज़ करते हैं और वेव बाइंडिंग को हाई वोल्टेज के लिए, और इसका वाइस वर्सा तो हो ही जाएगा दूसरा वाला। इतनी सारी चीज़ें आप वेव बाइंडिंग से ध्यान में रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसको पहले पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा माय डियर फ्रेंड्स। देखिए क्या रहा है, पहले ये कह रहा है कि स्टेटर के साथ स्टार संयोजन में एक 3 कला प्रेरण मोटर 15 एम्पीयर की लाइन धारा कर्षित करती है। यदि डेल्टा संयोजन हो तो यह कितनी लाइन धारा कर्षित करेगी। चलिए पहले देखते हैं क्या क्या दिया है। स्टेटर के साथ स्टार संयोजन में एक 3 कला प्रेरण मोटर 15 एम्पीयर की लाइन धारा कर्षित करती है। तो लाइन धारा दिया है माय डियर फ्रेंड्स, कितना दिया है, 15 एम्पीयर दिया है लाइन धारा। किस में दिया है, स्टार में। ठीक है, स्टार में दिया था। कह रहा है डेल्टा संयोजन में लाइन धारा निकालिए, डेल्टा संयोजन में लाइन धारा कितनी होगी। तो आप बताइए कि किस में आपको निकालना है, डेल्टा में। पहले डेल्टा का फॉर्मूला पहले देख लीजिए, फिर आपका दिमाग बिल्कुल गोली की तरह चलने लगेगा। इसमें होता क्या है, VL बराबर VPS होता है। जो लाइन वोल्टेज होता है फेज वोल्टेज के बराबर होता है, और जो लाइन करंट होता है रूट में 3 गुना होता है किसका, फेज करंट का माय डियर फ्रेंड्स। यह दोनों बातें हमेशा दिमाग में एकदम गांठ बांध लीजिए कि ये फॉर्मूला होता है, VL बराबर VPS होता है, बराबर होता है। लेकिन जो लाइन करंट होती है फेज में 3 गुना होती है, रूट में 3 गुना ज़्यादा होती है किसकी, फेज करंट की। और स्टार में देख लीजिए क्या होता है, स्टार में जो लाइन वोल्टेज होता है रूट में 3 गुना होता है फेज वोल्टेज का। लेकिन जो लाइन करंट होती है फेज करंट के बराबर होती है, लाइन करंट के बराबर होती है। चलिए देखिए दोस्तों, अब आपको निकालना है, क्या निकालना है, लाइन करंट।
तो लाइन करंट बराबर क्या है, रूट में 3। फेज करंट निकालेंगे तभी तो, और फेज करंट पहले निकालने से, फेज करंट कैसे निकालेंगे, फेज करंट बराबर यहाँ से फॉर्मूला देख ली, यहीं से देख लीजिए, फेज करंट कैसे निकालेंगे, जो डाटा दिया है लाइन करंट बटे रूट में 3 कर देंगे। तो लाइन करंट कितना दे रखा है आपका 15, तो 15 बटे रूट में 3 हो जाएगा। हो गया, चलिए रख दीजिए, डाटा पुट कर दीजिए, 15 रूट में 3, ये इससे कैंसिल हो गया। कितना आ गया लाइन करंट डेल्टा का 15 एम्पियर। 15 एम्पियर देखिए कोई ऑप्शन है, आप कहेंगे हाँ सर ये चौथा वाला है ना 15 एम्पियर, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग। कह रहा है कि निम्न में से कौन वैद्युत वायरिंग की एक तकनीक नहीं है। बैटन वायरिंग, कह रहा है कि ये कह रहा है कि 3 होगा वायरिंग, 1 नहीं होगा। केसी केपिंग वायरिंग, कह रहा है कि हैम्पटन वायरिंग, कह रहा है कि लीड सीथ वायरिंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें कौन सी एक वायरिंग नहीं होती है, आप कहेंगे सर बैटन होती है, केसिंग केपिंग होती है और लेड सीथ भी होती है। ये जो हैम्पटन वायरिंग है ऑप्शन नंबर सी में, ये वायरिंग नहीं होती है, ये ऑप्शन गलत दिया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है कि प्रकाश के बारे में निम्न कथन पर विचार करें। प्रकाश के बारे में क्या विचार करना है देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश जिसका तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से कम होता है वह इंफ्रारेड होता है। कह रहा है कि प्रकाश जिसका तरंगदैर्घ्य 700 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है वह अल्ट्रावायलेट होता है। हमें बताना है तरंगदैर्घ्य अगर 400 न्यूटन मीटर से नैनोमीटर लिखा है, 400 लिखा है नैनोमीटर से कम है तो इंफ्रारेड है, गलत बोल रहा है। प्रकाश जिसका तरंगदैर्घ्य 700 नैनोमीटर से ज़्यादा है वो अल्ट्रावायलेट है, गलत, बिल्कुल गलत दोनों बात बोल रहा है। तो बोथ आर रॉन्ग हो जाएगा। किसी ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है 20 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ओरिजिनल सेट पेपर है ये। देखिए कह रहा है इन अ डबल केज इंडक्शन मोटर इफ वन ऑफ द केज हैज अ लो रेजिस्टेंस एंड हाई लीकेज रिएक्टेंस। किसी डबल केज प्रेरण मोटर में यदि एक केज का प्रतिरोध निम्न है और क्षरण प्रतिघात उच्च है तो क्या होगा। कह रहा है कि यह किस प्रकार का केस होगा। कह रहा है इट कैन बी बोथ, मतलब ये दोनों हो सकता है, यह ना तो आंतरिक होगा ना ही बाह्य होगा, यह आंतरिक केस होगा या बाह्य केस होगा। अब सुनिए, जो बाह्य केस होता है, क्या जो बाह्य केस होता है, बाह्य केस मतलब जो आउटर केस होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वह हाई होता है, लेकिन जो रिएक्टेंस होता है वो होता है लो। रिएक्टेंस कैसा होगा माय डियर फ्रेंड्स, लो। और जो आंतरिक केस होता है, जो आंतरिक केस होता है उसका रेजिस्टेंस होता है कम और रिएक्टेंस होता है हाई। ये दो प्रॉपर्टी आपके सामने मैंने लिख दिया, तो इसका हो जाएगा हाई। देख लीजिए, रेजिस्टेंस कम रिएक्टेंस ज़्यादा, यही तो बोल रहा था, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ इनर केस, यह आंतरिक अंदर वाला हो जाएगा पिंजरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये सेल्फ स्टार्ट होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर, इंडस्ट्रियल मोटर भी कहते हैं, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में इसी को यूज़ करते हैं इस मोटर का। कह रहा है कि अब फिल्टर सर्किट दैट रेसिस्ट आर फ्रिक्वेंसी अबव अ सर्टेन फ्रिक्वेंसी इज नोन एज। एक फिल्टर परिपथ जो किसी निश्चित आवृत्ति से ऊपर की सभी आवृत्तियों को रोकता है किस रूप में जाना जाता है। लो पास फिल्टर, नॉच फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर। तो उसे माय डियर फ्रेंड्स बोलते हैं
लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर का काम क्या होता है? जो निश्चित आवृत्ति से ऊपर सभी आवृत्तियों को रोक दे उसे बोलेंगे लो पास फिल्टर। पहले वीडियो को, क्वेश्चन को क्या किया करिए, खुद से सॉल्व किया करिए। उसके लिए वीडियो को पॉज कर दिया करिए। कह रहा है वैद्युत सांकेतिक उपकरणों में यदि टॉर्क ए पॉइंटर को घुमाता है, टॉर्क बी पॉइंटर के गति का विरोध करता है और टॉर्क सी जल्द से जल्द पॉइंटर को अंतिम सांकेतिक स्थिति तक पहुंचने में मदद करता है। तब देखिए दोस्तों, पहले इस क्वेश्चन को क्या करिए, आप पॉज करिए, पहले खुद से आंसर लगाइए। कह रहा है कि वैद्युत सांकेतिक उपकरण में यदि टॉर्क एक पॉइंटर को घुमाता है, घुमाने को क्या बोलेंगे? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलेंगे। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलेंगे। और क्या कह रहा है? बी पॉइंटर के गति का विरोध करता है तो कंट्रोलिंग टॉर्क बोलेंगे। कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क हो गया। और क्या कह रहा था? और टॉर्क सी जल्द से जल्द पॉइंटर को अंतिम सांकेतिक स्थिति पर लाता है तो बोलेंगे, आप उसको डैम्पिंग टॉर्क बोलेंगे। डैम्पिंग टॉर्क क्रम से मैंने लिखा है, देख लीजिए, इसका हिंदी वर्जन लिखा होगा। डिफ्लेक्टिंग मैंने बताया, ये ए को नियंत्रण काट दीजिए, काट दिया आपने। ए डिफ्लेक्टिंग है, इसमें भी डिफ्लेक्टिंग है। बी लेकिन ये क्या था? कंट्रोलिंग, ये है कंट्रोलिंग, अवमंदन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि किसी परिपथ में जहां तार को बिना विसंयोजित या बिना ऊर्जित किए धारा मापी जाती है, उस तार के चारों ओर एक क्लैंप प्रकार का उपयंत्र व्यक्त किया जाता है। यह उपयंत्र है क्या? कह रहा है किसी परिपथ में जहां तार को बिना छीले काटे आप करंट मेजर कर रहे हो तो उसको क्या कहेंगे? कह रहा है कि टोंग टेस्टर कहेंगे, रेक्टिफायर कहेंगे, या कहेंगे डिफरेंशियल प्रोब कहेंगे, मेगर कहेंगे। देख लीजिए, मेगर जो होता है ना, इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करता है मेगा ओम में, ठीक है। इसमें जो जनरेटर लगता है वो हैंड ऑपरेटेड लगता है जनरेटर, ठीक है। डिफरेंशियल प्रोब नहीं। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में चेंज करता है। ये हो जाएगा टोंग टेस्टर। पहला ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स राइट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है गुप्त कंड्यूट तार स्थापन के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? कह रहा है सतह कंडक्ट तारों की तुलना में महंगा होता है, स्थापना आसान होता है। कह रहा है जो गुप्त मतलब छिपी हुई वायरिंग की जाती है, कह रहा है इसकी स्थापना इंस्टॉलेशन आसान होता है। यह गलत बात है। जो गुप्त कंड्यूट तार होता है उसकी स्थापना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। प्लास्टर से पहले क्या करते हैं, ईंट हल्का ईंट हटा के तो उसको लगाया जाता है, बहुत कठिनाई से होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि प्लास्टर से पहले पूरा का पूरा अंडरग्राउंड वायरिंग की जाती है और बहुत मुश्किल हो जाता है कोई खराबी होने के बाद उसको निकालना। कह रहा था कि सतह कंड्यूट तारों की तुलना में महंगा होता है, बिल्कुल सही बात था। विश्वसनीय और सुरक्षित तार स्थापन प्रणाली होती है, बिल्कुल सही, झटके का कोई खतरा नहीं रहता। ये तीनों बातें सही थी, एक गलत था। गलत क्या था? कह रहा था कि इसका जो इंस्टॉलेशन होता है वो बहुत आसानी से होता नहीं, कठिनाई से होता है। कह रहा है कि दो अल्टरनेटर यांत्रिक रूप से युग्मित हैं, यदि वे क्रमशः 40 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज पर शक्ति प्रदान कर रहे हैं तब सेट की आवृत्ति क्या होगी माय डियर फ्रेंड्स? देखिए अल्टरनेटर का फॉर्मूला लगा दीजिए, सिंक्रोनस स्पीड का ये फॉर्मूला होता है। इस समय क्या है, दो फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो NS बराबर हो जाएगा F1 माइनस F2, जो बड़ा होगा उसमें से घटा दीजिएगा छोटे वाले को। देखिए यहाँ ये सिंबल लगा दीजिए। 120 और कितने पोल हैं? कह रहा कि टू अल्टरनेटर कपल्ड मैकेनिकली इफ दे आर डिलीवर्ड पावर एट अ
40 हर्ट्ज एंड 50 हर्ट्ज रिस्पेक्टिवली। हाईएस्ट स्पीड कब होगा, हमें पोल दिया नहीं लेकिन 2 पोल पे ही तो होगा। और फ्रिक्वेंसी क्या दे रखा है, 40 और 50, तो 50 माइनस 40 कर दीजिए। चलिए सॉल्व कर लीजिए, 2 से काट दीजिए, ये 60 और 60 गुणा 10 कितना हो गया, 600 आरपीएम माय डियर फ्रेंड्स, 600 हो गया राइट आंसर। तो पहला ऑप्शन हो गया आपका राइट। अल्टरनेटर, अल्टरनेटर में 2 प्रकार का रोटर लगता है, साइलिएंट, नॉन साइलिएंट। और जो नॉन साइलिएंट होता है ना उसकी अच्छी लंबाई ज़्यादा होती है और व्यास जो होता है ना कम होता है, याद रखिएगा। उसकी स्पीड 3000 आरपीएम होती है। कह रहा है निम्न उपकरणों पर विचार करें। एक ट्रांसफार्मर है, दूसरा SCR। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार की डिवाइस होती है। ट्रांसफार्मर जो होता है ना, कह रहा है एक्टिव है कि, कह रहा है कि सक्रिय है या निष्क्रिय है, एक्टिव है या अनएक्टिव है। तो ये अनएक्टिव होता है, एक्टिव नहीं होता है। तो आर जो इसका नाम क्या लिखा था, आर एक्टिव पैसिव, तो ये क्या होता है, पैसिव होता है। आर पैसिव होता है और एस जो है ना आपका एक्टिव होता है। SCR क्या होता है, SCR एक से अधिक जो वोल्टेज सोर्स रखे, करंट सोर्स रखे, उसे हम कहेंगे एक्टिव डिवाइस। और जो वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, किसी प्रकार का पावर सोर्स ना रखे, उसे हम कहेंगे पैसिव। कह रहा है कि प्रकाश स्रोत और प्रकाश सेंसर का उपयोग करते हुए मोटर की गति का मापन किसके द्वारा किया जाता है। सिंक्रो मोटर द्वारा, स्ट्रोबोस्कोप द्वारा, कह रहा है रिलक्टेंस टेक्नोमीटर द्वारा, फोटो इलेक्ट्रिक टेक्नोमीटर द्वारा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट। फोटो इलेक्ट्रिक टेक्नोमीटर के द्वारा क्या करते हैं, प्रकाश स्रोत और प्रकाश सेंसर का उपयोग करते हुए मोटर की गति का मापन करते हैं। आ जाइए, इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है डिजिटल बहुमापी मल्टीमीटर क्या मापता है। केवल AC वोल्टेज और धारा मापता है, केवल DC वोल्टेज और धारा मापता है, AC व DC धारा वोल्टेज और प्रतिरोध मापता है, केवल AC DC वोल्टेज और रेजिस्टेंस। मल्टीमीटर क्या करता है, उसको बोलते हैं एवियोमीटर। ये धारा मापता है, वोल्टेज मापता है, रेजिस्टेंस मापता है, चाहे DC नेचर का हो चाहे AC नेचर का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। AC व DC करंट हो, चाहे करंट हो, चाहे वोल्टेज हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, तीनों मेजर करता है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए कह रहा निम्न में से कौन सा नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। प्लूटोनियम, इनरिच यूरेनियम, बोरान, यूरेनियम 235। तो प्लूटोनियम का भी प्रयोग करते हैं, इनरिच्ड यूरेनियम का भी करते हैं और नेचुरल यूरेनियम 235 का भी करते हैं। बोरान और कैडमियम की जो छड़ें होती है ना, कंट्रोल गॉड के रूप में प्रयोग की जाती हैं। अगर आपको मॉडरेटर के रूप में भी यूज़ किया जाता है D2O, इसको बोलते भारी जल। वर्ग H विद्युत रोधन के लिए अधिकतम अनुमेय तापमान कितना होता है, देख लीजिए। YAEBFHC क्या होता है 90, 105, उसके बाद होता है 110, 120, 135 और उसके बाद होता है 150, उसके बाद होता है 150, 180। तो ये हो जाएगा आपका HC, ये होता है 180, ये होता है 180 से ज़्यादा, ये होता है 180, 180। तो H का पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा 180। ये हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। 90, 105, 110, 120, 135, 180, 180 से ज़्यादा, याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स ड्यूरेशन एंड एम्पलीट्यूड ऑफ फ्लो ऑफ करंट एट इलेक्ट्रिक सब्सटेंस।
कह रहा है विद्युत उपयंत्र पर निम्न में से कौन धारा के प्रवाह के आयाम अवधि को सीमित करता है? क्या कह रहा है? लाइटनिंग अरेस्टर, वेव ट्रैप, रिले, गार्ड रिंग। तो लाइटनिंग अरेस्टर करता है। इसे क्या कहते हैं? स्टेशन या सब स्टेशन में इन और आउट स्थान पर लगाया जाता है। ये जो ट्रांसमिशन लाइन होता है ना, उसके थ्रू जो हाई वोल्टेज का सर्ज आता है उसको क्या करता है? ग्राउंड करने का काम करता है। ये आसमानी बिजली से बचाता है स्टेशन सब स्टेशन को। बहुत महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। कह रहा है डीसी संचरण के साथ निम्न में से कौन सा गलत है? डीसी के बारे में बताना है, डीसी ट्रांसमिशन लाइन के बारे में कौन सा गलत है? डीसी संचरण में कोई स्किन इफेक्ट नहीं होता है। संचरण में कम कोरोना हानि होती है। संचरण के लिए आवश्यक उच्च वोल्टेज आसानी से जनित किया जाता है। यही गलत है। वो तो एसी में आसानी से ट्रांसफार्मर की सहायता से क्या करते हैं? हम घटा बढ़ा सकते हैं और अल्टरनेटर से 11 kV का उत्पन्न करते हैं। कह रहा है इसे संचरण के लिए केवल 2, ये बात सही था। इसे ट्रांसमिशन के लिए केवल 2 चालक की आवश्यकता होगी। इसमें कोरोना हानि होता है लेकिन स्किन इफेक्ट 0 होता है। हमेशा याद रखिएगा, जो त्वचिक प्रभाव होता है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्किन इफेक्ट। जो स्किन इफेक्ट होता है वह होता है 0, किसमें? डीसी ट्रांसमिशन लाइन में। लेकिन अगर पूछा जाए कि कोरोना, तो कोरोना कम होता है। यह बात ध्यान में रखिएगा। छोटी छोटी बातें लेकिन हैं यह बड़ी बड़ी बातें। देखिए, कह रहा है कि 50 हर्ट्ज आवृत्ति उत्तेजन के लिए 150 किलोमीटर की लाइन किस श्रेणी में आएगा? देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी लाइन है 80 किलोमीटर और ये लिख दिया 80 किलोमीटर और 20 kV, तो ये होगी आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। क्या होगी माय डियर फ्रेंड्स? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। अगर 80 किलोमीटर से 160 किलोमीटर की बीच की दूरी है और यह है आपका 20 kV से 100 kV तक, तो ये हो जाएगा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। अगर यही 160 किलोमीटर से ज़्यादा है और यह 100 kV से ज़्यादा है तो आपका हो जाएगा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। देख लीजिए 160 किलोमीटर 80 से 160 के बीच में ही तो है, क्या हो गया? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इस डाटा को लिख लीजिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आ गया थर्मल पावर प्लांट से। कह रहा है कि जो फीड वाटर हीटर डिक्रीज कर देता है ओवरऑल एफिशिएंसी इन एन इकोनोमाइजर द हीट ऑफ फ्लो गैसेस इज यूज्ड टू हीट फीड वाटर। कह रहा भरण जल तापक संपूर्ण दक्षता कम करता है। किसी मितोपयोजक में फ्लू गैस की उष्मा भरण जल को गर्म करने में प्रयोग की जाती है। तो पहला हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स गलत। कह रहा है कि फीड वाटर हीटर कह रहा है कि दक्षता कम कर देती है। अरे इस सीरीज दक्षता बढ़ाने के लिए लगाते हैं। कह रहा है किसी मितोपयोजक में फ्लू गैस की उष्मा भरण जल को गर्म करने में प्रयोग की जाती। बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन देखिए, कह रहा दोनों सही है, गलत। कह रहा कि दोनों गलत है, गलत। कह रहा कि सिर्फ पहला सही है, सिर्फ दूसरा सही होगा, सिर्फ दूसरा। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ माय डियर फ्रेंड्स। क्या कह रहा है? किसी 3 फेज मोटर में सिंगल फेजिंग की शर्त क्या होगी? कह रहा है सभी फेज समान धारा वहन करेंगे, तो सिंगल फेजिंग तो होगी ही नहीं। एक फेज भी संयोजित कर दिया जाए, कोई 2 फेज व्युत्क्रम कर दिया जाए। प्रेरण मोटर फेज को केवल सप्लाई से संयोजित होने के साथ चलती है। देखो कोई एक फेज क्या हो जाए, विसंयोजित कर दो। वन ऑफ द फेजेज इज डिस्कनेक्टेड। 3 फेज में से कोई एक फेज डिस्कनेक्ट हो जाए, उसी को बोलेंगे सिंगल फेजिंग। 3 फेज का मोटर है, कोई एक फेज क्या हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, दिस कॉल्ड सिंगल फेजिंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सही था। देखिए कह रहा है डीसी ड्राइव के लिए मोटर के साथ प्रयोग की जाती है।
कह रहा है कि वांछित गति पर प्रचालित करने के लिए परिवर्तनशील डीसी मोटर प्रदान करता है, इसे अन्य मोटर के साथ युग्मित करता है, मोटर के दोष से बचाता है, भार के उतार चढ़ाव हेतु इसकी जांच करता है। कह रहा है डीसी ड्राइव को के लिए मोटर के साथ प्रयोग की जाती है, मतलब डीसी ड्राइव के लिए मोटर के साथ प्रयोग की जाती है। क्यों? वांछित गति पर प्रचालित करने के लिए परिवर्तनशील डीसी वोल्टता प्रदान करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। कह रहा देखिए इसे अन्य मोटर के साथ युग्मित करता है, गलत। कह रहा है मोटर के दोष से बचाता है, नहीं। कह रहा है कि भार के उतार चढ़ाव है तो इसको जांच करता है, गलत। डीसी ड्राइव को हम क्यों यूज करते हैं? मोटर के स्पीड के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा है उच्च वोल्टता संचरण लाइन के संबंध में कौन सा गलत है? संचरण वोल्टता में वृद्धि के साथ दक्षता घटती है। संचरण वोल्टता में वृद्धि के साथ दक्षता घटती है। संचरण वोल्टता में वृद्धि के साथ लाइन हानियां बढ़ जाती हैं। संचरण वोल्टता में वृद्धि के साथ वोल्टेज रेगुलेशन सुधर जाता है। कौन सा सही बताना है? संचरण वोल्टता में वृद्धि के साथ लाइन धारा बढ़ जाती, संचरण वोल्टेज में वृद्धि के साथ लाइन धारा घट जाएगी। पहले गलत वाला काट देते हैं। कह रहा कि संचरण वोल्टता में वृद्धि के साथ वोल्टेज रेगुलेशन सुधर जाएगा, बिल्कुल सही बात कह रहा है ये। यही ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। आपको मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, ये हो जाएगा राइट। और ये कह रहा है कि संचरण वोल्टता में वृद्धि के साथ लाइन हानियां बढ़ जाती, नहीं। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगी ना, कहाँ से लाइन हानियां बढ़ेंगी? संचरण वोल्टता में वृद्धि के साथ दक्षता बढ़ती है, घटती नहीं। देखिए आप पूछा जाता है कि हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन क्यों करते हैं, हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन क्यों करते हैं? क्योंकि करंट हो जाए कम, और करंट कम हो जाएगी तो जो लॉसेस हैं, लॉसेस हो जाएंगे, वो हो जाएंगे कम। ये हो जाएगा कॉपर लॉसेस हो जाएगा कम, और कॉपर लॉसेस हो जाएगा कम। जितना हमने सेंड किया है वोल्टेज उतना ही हमें रिसीव होगा लगभग। तो इसका मतलब कि हमारा रेगुलेशन सुधर गया ना, तो रेगुलेशन ही तो सुधर गया। क्या होता है? सेंडिंग इन वोल्टेज माइनस रिसीविंग इन वोल्टेज अपॉन रिसीविंग इन वोल्टेज, दिस कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन। कह रहा है ईएमएफ जनरेटेड इन डीसी जनरेटर, कह रहा है प्योर डीसी होता है। डीसी जनरेटर में कैसा ईएमएफ उत्पन्न होता है? आपको पता है कि डीसी जनरेटर में हमेशा एसी वोल्टेज उत्पन्न होता है, क्योंकि फैराडे जो होता है ना वो एसी पे नियम पे ही काम करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होना चाहिए। तो देख लीजिए, कह रहा है अर्ध तरंग डिस्टकारी आउटपुट नहीं, पूरा साइकिल मिलता है ऋणात्मक ध्रुवता के साथ, गलत। पूर्ण तरंग डिस्टकारी का आउटपुट मिलता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए कैसे मिलता है, जैसे मान लीजिए कि फुल वेव रेक्टिफायर है, तो अगर हम देखें फाइनल हम देखें तो उसको मिला क्या? यही तो मिला। यह पहले डायोड से था, यह दूसरे डायोड से था। ये देखिए एक साइकिल में यहाँ कंडक्शन हुआ, दूसरे साइकिल में यहाँ कंडक्शन हुआ। अगर हम टोटल देखें तो हमें मिल गया ना, यही तो था इसका एज अ फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट। देखिए कह रहा है भू इलेक्ट्रोड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कह रहा है इलेक्ट्रोड की लंबाई या व्यास बढ़ाएं, इलेक्ट्रोड के रूप में कई छड़ों का प्रयोग करें, इलेक्ट्रोड आसपास मिट्टी का सल्फेट के साथ उपचार करें। कह रहा भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध को कम करने के लिए कौन कौन मदद करेगा? इलेक्ट्रोड की लंबाई या व्यास बढ़ा दें तो भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध कम हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोड की लंबाई या व्यास बढ़ा दें, इलेक्ट्रोड के रूप में कई छड़ों का प्रयोग कर लें, इलेक्ट्रोड आसपास की मिट्टी का सल्फेट के साथ उपचार करें। तो तीनों हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स राइट, ये तीनों हो जाएगा राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है ए 14-2 केबल, कह रहा है क्या? पहले AWG का आप कमेंट्स बॉक्स में फुल फॉर्म कमेंट्स करिए। इसका होता है अमेरिकन वायर गेज। देखिए ये 14-2 जो लिखा है इसका मतलब क्या है? 14 तो हो जाएगा अमेरिकन वायर गेज, लेकिन 2 जो है ना, 2 क्यों लिखा है?
क्योंकि इसमें जो ग्राउंड वायर है उसमें काउंटिंग नहीं करते हैं। 3 वायर होते हैं, एक होता है आपका ग्राउंड वायर होता है, ग्राउंड वायर हो गया, एक होता है हॉट वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर। इसमें ग्राउंड वायर की काउंटिंग ही नहीं करते तो 2 बचा। तो क्या हो जाएगा, A14 AWG और कुल तार की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। लेकिन तार तो 3 होंगे लेकिन लिखते समय 2 लिखते हैं, क्यों? क्योंकि ग्राउंड वायर की संख्या नहीं लिखी जाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, मैं बहुत बार दोस्तों आपको समझा चुका, दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। देखिए, चाहे दाएं हाथ का नियम हो चाहे बाएं हाथ का नियम, तीनों उंगलियों को परस्पर क्या करिए, 90 डिग्री पे फैला दीजिए। और ये जो अंगूठा होगा ना, चालक की गति की दिशा बताएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, दोनों में सेम। लेकिन जो जनरेटर होता है ना, ये वाला जो मध्यमा बोलते हैं, इंड्यूस ईएमएफ की दिशा बताता है और ये करंट की दिशा बताता है। देख लीजिए, तर्जनी कह रहा है, यही है तर्जनी, कह रहा है कि किसके लिए, बाएं हाथ। और बाएं हाथ का मतलब मोटर, तो मोटर के लिए है, तो अंगूठा कंफर्म है कि बल की दिशा बताएगा। देखिए, बल की दिशा यही दोनों है, 2 कैंसिल हो गए। अब देखिए, कह रहा है जो तर्जनी है, तर्जनी वो क्या बताएगी, तर्जनी और मध्यमा। तर्जनी का मतलब 4 फिंगर, चुंबकीय क्षेत्र बताती है, मैंने यही तो बताया, चाहे दाएं हाथ का नियम हो चाहे बाएं हाथ का नियम है। देखिए, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, देखिए इसको बोलते हैं अंगूठा, इसको बोलते हैं तर्जनी, इसको बोलते हैं मध्यमा, ध्यान रखिएगा हमेशा। और तर्जनी को ही 4 फिंगर भी बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि प्रदीप्ति प्रकाश के संबंध में CFL का पूर्ण रूप क्या हो गया। पूर्ण रूप होगा कॉमन फ्लोरोसेंट लैंप होगा, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होगा, या कैलिब्रेटेड फ्लोरोसेंट लैंप होगा, कॉमन फ्लोरोसेंट लैंप होगा। तो बताइए, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। बी क्या हो जाएगा, राइट। सी मतलब कॉम्पैक्ट, एफ मतलब फ्लोरोसेंट, एल मतलब लैंप, हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। देखिए, निम्न में से कौन अपरंपरागत शक्तिजनक का सही संबंध है। मैंने तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझाया है। नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी, तो कौन आता है, सोलर, विंड, बायो गैस, टाइडल। ऑप्शन नंबर चौथा। आपको तो रट गया होगा। आप एक क्वेश्चन तो फिक्स है इससे आना। देखिए, 5% टोलरेंस वाले 220 केवी और 1 किलो ओम का रंग कोड क्या होगा। चलिए लिखते हैं, बी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ। ये हो गया। ये होता है 0, 1, 2। ये हो गया आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देख लीजिए क्या है, 2, 2, 2, 2 का मतलब देखिए क्या है, रेड रेड कहीं है, ब्लैक ब्लैक वाला तो कैंसिल कर दीजिए, ये रेड रेड हो गया। अब क्या है, हम इसमें लिखा 220 लिखा है किलो, किलो का मतलब 10 के पावर 3 ओम हमने लिख दिया ये। अब इसको देख लीजिए, ये क्या है, 22 गुणे 10 के पावर 4 लिख सकते हैं ओम। देखिए अब स्टार्ट करते हैं 10 के पावर 0 से। 10 के पावर 0 होता, 10 के पावर 1 होता, 10 के पावर 2 होता है, 10 के पावर 3 होता, 10 के पावर 4 होता। येलो आ गया, देखिए कौन सा है येलो, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। और कितना टॉलरेंस दिया था, 5%। 5% होता किसका है, गोल्ड का होता है, और सिल्वर का 10%, और कोई भी कलर नहीं होगा तो 20%। बस आप क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। कह रहा है यूनिवर्सल मोटर के संबंध में कौन सा गलत है।
कह रहा है कि इसका स्टेटर रोटर दोनों लैमिनेटेड होता है, वे निम्न गति 500 आरपीएम पे भी संतोषप्रद ढंग से चल सकती है, डीसी और एसी दोनों सप्लाई के साथ प्रयुक्त की जाती है। कह रहा है एट नो लोड दे कैन अचीव वेरी हाई स्पीड लाइक 20,000 आरपीएम। ये बात तो सही है, नो लोड पर बहुत हाई स्पीड होता है, एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर वर्क करती है, ये भी बात सही है। अब आप कंफ्यूज होंगे दो में कि स्टेटर रोटर दोनों लैमिनेटेड होता है कि नहीं होता, तो जी हाँ होता है। कह रहा है कि 500 आरपीएम पर भी संतोषप्रद स्पीड से चलेगा, जबकि नहीं, संतोषप्रद स्पीड से नहीं चलेगा, तो यही हो जाएगा गलत कथन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, कह रहा है तीन फेज स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर के लिए निम्न कथन पर विचार करें। रोटर चालक इन रिंग के माध्यम से लघुपथित कर दिए जाते हैं। स्टार्टिंग उद्देश्य के लिए बाह्य प्रतिरोध को रोटर परिपथ में जोड़ा जाता है। देखिए, रोटर चालक कह रहा है कि इन रिंग के माध्यम से शॉर्ट सर्किट किए जाते हैं, बिल्कुल बात सही है। कह रहा है स्टार्टिंग उद्देश्य के लिए बाह्य प्रतिरोध को रोटर से परिपथ में जोड़ा जाता है, गलत। यह काम जो होता है ना बाह्य प्रतिरोध में जोड़ना, हम किससे करते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में करते हैं, और किसी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं जोड़ा जा सकता स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में। सिर्फ पहला बात सही है, तो चलिए ऑप्शन खोजिए, पहला सही दूसरा गलत, ऑप्शन नंबर चौथे में मिल गया मुझे। ये बिल्कुल निगाहें चिल की तरह कर लीजिए, बांस की तरह। देखिए, कह रहा है कि एक निम्न उत्तेजित तुल्यकाली जननित्र है, एन अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस जनरेटर। कह रहा है कि पश्चगामी VAR सप्लाई करेगा और पश्चगामी शक्ति गुणक पर प्रचालित होगा। कह रहा है अग्रगामी VARS सप्लाई करेगा और पश्चगामी शक्ति गुणक पर प्रचालित होगा। वही है रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर। कह रहा है कि अग्रगामी सप्लाई करेगा और अग्रगामी शक्ति गुणक पर प्रचालित होगा, पश्चगामी VARS सप्लाई करेगा और अग्रगामी शक्ति गुणक पर प्रचालित होगा। तो इसका हो जाएगा, अगर अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस जनरेटर है तो अग्रगामी क्या करेगा, सप्लाई लीडिंग रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर ऑपरेट होगा लीडिंग पावर फैक्टर पर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि किस बैटरी में मुख्य रूप से मेमोरी प्रभाव देखा जाता है। कह रहा है लिथियम आयन बैटरी में, जिंक कार्बन बैटरी में, निकिल कैडमियम बैटरी में, एल्कलाइन बैटरी में। तो हो जाएगा निकिल कैडमियम बैटरी में माय डियर फ्रेंड्स, हो जाएगा निकिल कैडमियम में। यह है क्या, मेमोरी प्रभाव है क्या। आप क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। बैटरी को डिस्चार्ज होने के बाद ही चार्ज करना चाहिए। आप चार्ज में ही लगाएंगे तो बैटरी में देखा जाएगा मेमोरी प्रभाव। इस घटना को बोलते हैं मेमोरी प्रभाव। निकिल कैडमियम बैटरी में ये देखने को मिलता है। देखिए, कह रहा है वाट मीटर के लिए CV धारा कुंडली के टर्मिनल हैं और MC वोल्टेज कुंडली के टर्मिनल हैं। चलिए पहले बना लेते हैं, ऑप्शन तो हम सही कर ही लेंगे, पहले हमें थ्योरी पता होना चाहिए। ये हो गया, उसके बाद हमने लगा दिया, यहाँ से लोड लगा दिया, आप समझ जाइएगा, यहाँ से हमने लोड लगा दिया। यह क्या है, M और M हो गया, L हो गया, ये हो गया। यह क्या है, COP। इसको कर देते हैं ऐसे, देख लीजिए। यह आपका होता है करंट कॉइल, यह होता है वोल्टेज कॉइल। तो करंट कॉइल में क्या लिखा है, ML, और CV किस में लिखा है, वोल्टेज। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, डी हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट। यह था वाट मीटर। कह रहा है कि एक क्वेश्चन है, चुंबकीय परिपथ 500 एम्पीयर टन का उपयोग करते हुए स्थिर मात्रा में फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है 200 वर्तन और R प्रतिरोध वाली उत्तेजन कुंडली पर 60 वोल्ट प्रयोग की जाती है। तो क्या दिया आपको, MMF दिया है, MMF दिया है 500 एम्पीयर टन, और क्या दिया आपको, टन दे दिया है आपको 200
और वोल्टेज कितना दे दिया 60। पूछ क्या रहा आपसे रजिस्टेंस, बिल्कुल बच्चों का गेम पूछा जा रहा हमें। एमएमएफ का फॉर्मूला रख दीजिए, एन आई होता है, ये हो गया 500, एन दिया यहाँ रख दीजिए 200 आई, ये हो गया 500, आई निकाल लीजिए 500 बटे 200, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 बटे 2, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब देखिए भी है, भी बराबर होता आई आर, रख दीजिए डाटा, 60 दिया है, आई का मान हम निकाल चुके हैं 5 बटे 2, आर निकालना है। चलिए सॉल्व कर लीजिए, तीजे गुणा कर लीजिए, 60 दूना 120 बटे 5 बराबर आर। सॉल्व करिए 5 से, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 24 ओम है किसी ऑप्शन में? आप कहेंगे बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर चौथे में है माय डियर फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि दो कुंडलियां जिनका प्रेरकत्व L और अन्योन प्रेरकत्व M है श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, समतुल्य प्रेरकत्व क्या हो जाएगा? दो कुंडलियां जिनका प्रेरकत्व L दिया है, मतलब L1 और L2 का मान क्या दिया है माय डियर फ्रेंड्स? L दिया है। और अन्योन प्रेरकत्व क्या दिया है? ये प्रेरकत्व था अन्योन प्रेरकत्व, क्या दिया है? M दिया है। और श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, समतुल्य प्रेरकत्व ज्ञात करना है। टोटल आपको इंडक्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे आप? फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 प्लस 2M। चलिए L प्लस 2M, क्या करिए, ये क्या हो गया 2L प्लस 2M, 2 कॉमन है, L प्लस M देखिए किसी ऑप्शन में है? आप कहेंगे हाँ सर है ना, पहले ऑप्शन में है, पहला राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो सभी लोग कर लेंगे। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये है ही इतना आसान सा, यह है ही इतना आसान सा। सिलिकॉन जैसे विशिष्ट अर्धचालक के प्रत्येक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि निम्न कथन पर विचार करें, सिरोपरी लाइन की तुलना में अंडरग्राउंड केबल प्रणाली की प्रारंभिक लागत बहुत कम होती है। गलत बात है, बहुत कम नहीं होती है, सबसे ज़्यादा होती है अंडरग्राउंड का प्रारंभिक लागत। सिरोपरी लाइन में संचार परिपथों में कोई बाधा नहीं होता। कह रहा है सिरोपरी लाइन में संचार बाधा होता है ना। देखिए दोनों हो गए गलत, इनकरेक्ट, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर चौथा में दिया है माय डियर फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर क्वेश्चन का गर्दा उड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए किसी मोटर की लघुपथित कुंडली के लिए वैद्युत गोधन परीक्षण करने के लिए कौन सी वैद्युत युक्ति आप यूज़ करोगे? तो उसके लिए कह रहा है कैमुटेटर, अरे पेन स्टॉक, क्या गजब का, सिंक्रो, ये तो सीधे गलत हो गए। इनके सभी के बारे में आपको पता है। पेन स्टॉक क्या होता है? एक पाइप होता है, हाइड्रो पावर प्लांट में यूज़ करते हैं। कैमुटेटर क्या होता है? डीसी मशीन में लगता है। जनरेटर में अलग इसका काम है, मोटर में अलग काम है इसका। देखिए कह रहा है यदि एक्टिव और रिएक्टिव लोड किसी बस के लिए विशिष्ट की गई हो तब यह एक क्या कहलाएगा? कह रहा है स्विंग बस कहलाएगा, जनरेटर बस कहलाएगा, स्टैक बस कहलाएगा, और कह रहा है लोड बस कहलाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स लोड बस कहलाएगा। इफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर आर स्पेसिफाइड फॉर अ बस देन इट इज लोड बस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ए गैलोनमीटर कैन बी टर्न्ड इनटू अ मीटर बाई। गैलोनमीटर को कैसे मीटर में बदला जाएगा? श्रेणी में लो रेजिस्टेंस संयोजित करके, समांतर में लो रेजिस्टेंस संयोजित करके, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध संयोजित करके, समांतर में उच्च प्रतिरोध संयोजित करके। तो हो जाएगा समांतर में क्या करो आप? लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो, बन जाएगा आपका एमीटर। ध्यान रखिएगा एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और वोल्टमीटर का रेंज बढ़ाने के लिए सीरीज में एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगा देते हैं।
देखिए मल्टीप्लायर बोला जाता है। कह रहा है पॉइंट 2 स्लिप के साथ किसी प्रेरण मोटर के लिए रोटर इनपुट शक्ति और रोटर ताम्र हानि का अनुपात ज्ञात करें। कह रहा है पॉइंट 2 स्लिप के साथ, चलिए रोटर कॉपर लॉसेस का क्या होता है, रोटर कॉपर लॉसेस बराबर होता है एस इंटू रोटर इनपुट होता है। अब क्या है, पॉइंट 2 स्लिप के साथ किसी प्रेरण मोटर के लिए रोटर इनपुट शक्ति, ये रोटर कॉपर लॉसेस एस इंटू रोटर इनपुट। तो क्या पूछा जा रहा है, रोटर इनपुट और रोटर ताम्र हानि का अनुपात, तो रोटर कॉपर लॉसेस कर दिया मैंने। क्या कि इसके बटे ये लाया मैं, ये हो जाएगा 1/S और स्लिप का मान कितना है दिया 0.2, दशमलव हटा दीजिए, दशमलव हटाएंगे तो 10 ऊपर, तो 10/2 5 हो गया। दोनों का अनुपात क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, पहला हो जाएगा राइट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यांत्रिक भार चलाने के अलावा तुल्यकालिक मोटर का क्या उद्देश्य है, पावर फैक्टर को सही करना है कहीं। वैद्युत भार का निम्न पश्चगामी देखिए है ना ऑप्शन नंबर सी में, यही तो मेरी निगाहें खोज रही थी। ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करना, ये कब से काम करने लगा। इकाई पर तापमान बनाए रखना, उपलब्ध अन्य भार को सहायक सप्लाई प्रदान करना। पेपर में बस आपको धैर्य बनाकर हर क्वेश्चन को पढ़ना है, भले सारे क्वेश्चन आपके लिए नए हो, किसी भी बुक के MCQs ना हो। डीसी जनरेटर में निम्न में से किसके द्वारा दिक् परिवर्तन सुधारा जा सकता है। डीसी जनरेटर में हमें कम्यूटेशन सुधारना, इंटरपोल का प्रयोग कर ले, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। कह रहा है आर्मेचर के घूर्णन की दिशा में ब्रश अक्ष को शिफ्ट कर दें, दोनों से हम कम्यूटेशन सुधार सकते हैं, तो बोथ आर राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डीसी मशीन इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग एंड द ब्रेकिंग अचीव बाई रिवर्सल ऑफ आर्मेचर टर्मिनल। कह रहा है कि आर्मेचर टर्मिनल के कनेक्शन चेंज कर दोगे तो क्या कहलाएगा, प्लगिंग कहलाएगा। प्लगिंग किस में है, ये है, डायनेमिक वाला गलत हो जाएगा, डायनेमिक वाला गलत हो जाएगा, रीजनरेटिव वाला गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन से तो आप पता कर लिए। अब देखिए सबसे मोस्ट इकोनॉमिकल कौन सी ब्रेकिंग होती है, रीजनरेटिव, क्योंकि सप्लाई हमें इसमें मिलने लगती है। जनरेटर जो होता है ना सप्लाई देने, मोटर जो होता है वो जनरेटर बन जाता है और सप्लाई देने लगता है। प्रतिदीप्ति के व्युत्क्रम वर्गों के नियम के अनुसार यदि प्रकाश स्रोत और सतह के बीच की दूरी d हो तो d होगा, तो क्या फॉर्मूला होता है I cos थीटा अपॉन d स्क्वायर। ये हो गया आपका प्रतिदीप्ति के व्युत्क्रम वर्ग का नियम होता है, ये है प्रतिदीप्ति। तो d स्क्वायर किस में है, यह है पहले वाले में 1/d स्क्वायर। ये ऑप्शन में ऐसे ही ये ऐसे लिखा गया था, ये स्क्वायर है इसका। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। देखिए डायग्राम में इस क्वेश्चन कुछ है, कह रहा दिए गए VH वक्र में निग्राही मतलब कोइरिसिटिव फोर्स बताइए। कोइरिसिटिव फोर्स होता है कौन सा है, यह वाला होता है। देखिए क्या इसका नाम है, एस क्यू लिखा हो या QS लिखा हो, कहीं है QS, SQ है ना, ऑप्शन नंबर सी में राइट हो जाएगा। यहाँ देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ B होता है, यहाँ H होता है, यह क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। देखिए कह रहा है किसी भी संकेत सिग्नल के लिए यदि वर्ग माध्य मूल मान RMS मान X, शिखर मान Y, तो औसत या माध्य मान Z है, तो क्या होगा। देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, RMS को बोल रहा है X है, शिखर मान Y है और औसत या माध्य मान Z है, तो बताना है। आकृति गुणक मतलब फॉर्म फैक्टर, शिखर गुणक मतलब पीक फैक्टर। देखिए एक ट्रिक होता है राम हो गया, उसके बाद होता है मरा, ये ट्रिक है नाम से। देखिए शुरू के जो दोनों लेटर होते हैं ना, फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर का होता है।
पहले के लिए लिख लीजिए फॉर्म फैक्टर और ये हो गया पीक फैक्टर। राम मरा पीक फैक्टर, राम मरा। तो फॉर्म फैक्टर पूछेगा तो आप क्या करेंगे, राम, तो राम में आर और ए आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, और मरा में मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू। ये फॉर्मूला देख लीजिए। तो अब क्या पूछा जा रहा था, फॉर्म फैक्टर, तो RMS वैल्यू के लिए क्या लिखा उसने, x, यहाँ मैं साइड में कर देता हूँ, ये हो जाएगा x, और औसत मान के लिए z, तो x अपॉन z है कहीं, x अपॉन z ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों में मिला। आगे देखते हैं। पीक फैक्टर के लिए मैंने बताया था मरा, मरा का मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए कौन सा सिंबल लिया है, मैक्सिमम शिखर मान y लिया है, और RMS के लिए तो x, y और x है, y और आप कहेंगे हाँ सर y और x है, ऑप्शन नंबर सी में है, ये हो जाएगा। याद रखिएगा, राम मरा से कभी नहीं भूलेंगे, पेपर में चाहे कंफ्यूज कभी कभी कर देता है। ये कह रहा है कि जब स्विच S बंद हो तब परिपथ के समय नियतांक, और जब स्विच S खुला हो तब परिपथ के समय नियतांक के बीच का अनुपात क्या होगा। स्विच S बंद है, अब बंद है तो देख लीजिए, ये इसको बंद कर लीजिए, बंद कर लिया आपने तो तीनों हो गए पैरेलल में, और पैरेलल में कितना हो गया 3C, ये हो गया। अब समय नियतांक का फॉर्मूला क्या होता है, समय नियतांक का C × R, देखिए ये हो गया समय नियतांक टाइम कांस्टेंट का। तो अब रेजिस्टेंस देख लीजिए, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका R/2। अब अनुपात ही तो कह रहा था। अब क्या कर दीजिए, जब स्विच S यहाँ है, जब बंद है, अब क्या कर लीजिए, खोल दीजिए स्विच S, खोल देंगे तो एक कितना हो जाएगा, ये 2C हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा R/2। इन दोनों को अनुपात कर लीजिए, तो अनुपात करेंगे तो क्या आएगा 3/2, और सब तो कैंसिल ही हो जाएगा। 3/2 है किस में, ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। माय डियर फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चन थे और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऑन लोड टैप परिवर्तन परिणामित्र के लिए निम्नलिखित चरणों पर ध्यान दें। स्विच S खोलो और स्विच 2 बंद कर दो, स्विच S खोलो, स्विच S बंद कर दो। टैप को फर्स्ट 1 से सेकेंड तक बदलने के लिए उपरोक्त चरणों का सही क्रम क्या होगा। देखिए पहले क्या करना है आपको, क्रम से बताना है आपको, क्रम से लगाना है आपको। स्विच S जो है ना, देखिए स्विच S है कहाँ, यहाँ है स्विच S। पहले तो इसे खोल दो आप, क्रम से लगाना है ये चारों ऑप्शन को। तो पहला में क्या है, स्विच S खोल दो, सही बात है। अब स्विच 2 जो क्या करो, इसको अब आप बंद कर लो, बंद कर दो। स्विच 2 क्या करो, बंद कर दो आप। फिर से क्या करो आप, स्विच 1 जो है ना खोल दो, अब इसको खोल दो 3। अब क्या करो, स्विच S बंद कर दो, बिल्कुल सही। तो ABCD आपका राइट हो जाएगा। है क्रम कहीं, आप कहेंगे हाँ सर पहले क्वेश्चन में है ना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर ऑलवेज मोस्ट वेलकम रहेगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।